जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो डी ऑप्शन को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और एक प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। यहाँ पे नाम लिख देते हैं, पिंगली वेंकैया के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? सोच समझकर आंसर करना है। ऑप्शन ए को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सिंधु नदी जो है ये अरब सागर में मिलती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये मानसरोवर झील के आसपास के क्षेत्र में तिब्बती पठार से उत्पन्न होती है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की गैर संवैधानिक संस्था थी? चलिए आंसर बताएंगे। तो तीसरे का राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग, ये एक गैर संवैधानिक संस्था थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन ओडिशा की पारंपरिक चित्रकारी है? सभी ऑप्शन को सही से पढ़िए। तो देखिए, चित्रकला की पट्टचित्र शैली जो है ओडिशा के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। तो सही जवाब है पट्टचित्र। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मधुबनी कहाँ से संबंधित है? इम्पॉर्टेंट है। तो मधुबनी पेंटिंग जो है ये बिहार से संबंधित है, पूछा गया प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए, आप लोगों को बीच से स्किप नहीं करना है। आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा? मनमोहन सिंह ये भी गवर्नर रहा है, उर्जित पटेल ये भी है, रघुराम राजन ये भी गवर्नर रह चुके हैं, लेकिन सुनील अरोड़ा ये गवर्नर नहीं रहे हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करें आरबीआई की स्थापना पूछ सकता है, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। यहाँ पे नाम लिख देते हैं, शक्तिकांत दास ये वर्तमान समय में आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर है। इनमें से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो इनमें से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कादम्बरी। जो ये बच्चे ऑप्शन ए दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से पारसी नव वर्ष को किस नाम से जानते हैं? और देखिए, गीत गोविंद जो है ये जयदेव के द्वारा लिखा गया है, मेघदूतम ये कालिदास के द्वारा। इन सभी को ध्यान रखना है। तो देखिए, सातवें का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, नवरोज नाम से भी जाना जाता है। आठवां प्रश्न है, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपको देखिए, कभी कभी वार एंड पीस की जगह पर आपको युद्ध और शांति भी मिल सकता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है युद्ध और शांति। तो ये जो पुस्तक है रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, लियो टॉल्स्टॉय, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए। चलिए आंसर बताएंगे, डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 16 अंक होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? तो देखिए, लॉर्ड कर्जन से संबंधित घटना बंगाल का विभाजन है, ध्यान रखना है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय परीक्षण जिसको टाइम ट्रायल बोला जाता है, इनमें से किस खेल से संबंधित है? और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट है तो तुरंत आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा।
तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। टाइम ट्रायल जो है ये साइकिलिंग खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? और देखिए सरदार सरोवर बांध जो है यह नर्मदा नदी पर राज्य पूछे तो गुजरात हो जाएगा। तो देखिए भारतीय संविधान में अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगर मूल संविधान में पूछे तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अभी 12 है। तो सही जवाब बी ऑप्शन है, 12 अनुसूचियां। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? चलिए आप सभी 14 के लिए आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? चलिए आंसर बताएंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में किया था। सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? तो देखिए सोलर कुकर, जिसको सौर कुकर भी बोला जाता है, इसको सूर्य से ऊष्मा के अवशोषण की अधिकतम करने के लिए काले रंग में रंगा जाता है। और काला रंग जो होता है ऊष्मा का बहुत अच्छा अवशोषक होता है, इसलिए इसको काले रंग से रंगा जाता है बाहर से। इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी? सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्थापना की थी? तो मामलुक वंश, जिसे गुलाम वंश भी बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन, गुलाम वंश की स्थापना की थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है? और देखिए आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को 2 से 3 बार जरूर लगाइएगा, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं बिल्कुल आपके एग्जाम सिलेबस पर आधारित है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 343। भारत के संविधान के आर्टिकल 343 के अनुसार भारत संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि हिंदी में होगी। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसको खासकर ध्यान रखें। तो देखिए सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। आप सभी जानते हैं गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। डेट सहित याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। इनमें से किस राशि की एसआई मात्रक का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है? चलिए 20 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए पास्कल जो है ये किसका एसआई मात्रक है? तो आप सभी जानते हैं ये दाब का एसआई मात्रक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, शक्ति का वाट होता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कार्य का क्या होता है। इनमें से किसने सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है मोरारजी देसाई ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा डीएनए होता है? तो देखिए सबसे पहले आप लोग जान लीजिए शरीर के 3 अंग न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाए जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया है, इसके साथ और 2 नाम याद रखना है। क्या बताया हमने? न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाए जाते हैं। इनमें से किस राज्य में पीट यानी कि दलदली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? चलिए आंसर बताएंगे। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जल में उपस्थित किस तत्व के कारण कैंसर हो सकता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब जो ये बच्चे आर्सेनिक को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है?
देखिए इस प्रश्न को हमने प्रैक्टिस सेट में बहुत बार कवर किया है। चलिए आप लोग आंसर बताएंगे। तो देखिए प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्वाशियोरकर रोग होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, ये भी पूछ सकता है, तो सोयाबीन में ध्यान रखना है। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है। और सबसे अधिक सोयाबीन किस राज्य में होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है, सभी को ध्यान रखना है। जलवायु परिवर्तन और विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि पैदा करती है। और घेंघा रोग जो है ये किसकी कमी से होता है, तो ये आयोडीन की कमी से, एनीमिया, लोहा की कमी से, आयरन की कमी से, इन सभी को ध्यान रखना है। तो 26 का राइट आंसर जो ये बच्चे डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन से जलवायु कटिबंध में वर्षा कम, अति अस्थिर और अविश्वसनीय होती है, तो देखिए मध्य अक्षांशीय पश्चिमी महाद्वीपीय जलवायु जो है ये कटिबंध में वर्षा कम, अति अस्थिर और अविश्वसनीय होती है। तो सही जवाब होगा मध्य अक्षांशीय पश्चिमी महाद्वीपीय जलवायु। रासायनिक अपक्षय से सामान्यतः खाली स्थान मृदा पैदा होती है, तो 28 का सही जवाब हो जाएगा परिष्कृत मृदा पैदा होती है। सबसे अधिक सदस्य राज्यसभा में किस राज्य से है, चलिए आंसर बताएंगे। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक है, ध्यान रखना है। देखिए राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं, जिन्हें नामित सदस्य कहा जाता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी पूछा जाता है, तो 6 वर्षों का होता है, जिनमें से 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा 30 वर्ष है, ध्यान रखना है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, चलिए आंसर बताएंगे किस प्रक्रिया द्वारा चुने जाते हैं। तो देखिए राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वे एकल हस्तांतरीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित होते हैं। डी ऑप्शन सही जवाब है। संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है, चलिए बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। तो संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। और ये अस्थाई सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा को निम्न सदन और ये अस्थाई सदन होता है, ध्यान रखना है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल हमने बताया, उसी प्रकार लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और इसके सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष है, ध्यान रखना है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है, तो अभी हमने बताया राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप लोग ईमानदारी पूर्वक से सेशन को लाइक किया करें। सेशन पसंद आ रहा है तो ही लाइक करना है। तो देखिए संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 34 नंबर में है सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ, कहाँ हुआ था, तो प्रथम बार हुआ था ब्रिटेन में, याद रखना है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि खाली स्थान द्वारा निर्धारित की जाती है। चलिए 35 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए लोकसभा में प्रक्रिया और संचालन के नियमों के अनुसार अध्यक्ष का जो चुनाव है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तिथि को होता है। तो देखिए एक भी ऑप्शन में राष्ट्रपति नहीं है, तो सही जवाब है उपर्युक्त में से कोई नहीं। युआन किस देश की मुद्रा है, तो आप सभी जानते हैं ये चीन देश की मुद्रा है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सऊदी अरब की मुद्रा का नाम क्या है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, यानी कि ये जो पुरस्कार है चैंपियन ऑफ द अर्थ ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो ये जो पुरस्कार है UNEP के द्वारा दिया जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस
एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हिंदी मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा दिया जाता है। किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ अस्तित्व में आया? ये भी प्रश्न काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। ये 24 अक्टूबर 1945 को आया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी पूछा जाता है। तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। रेड क्रॉस का गठन किसने किया था? तो 39 का सही जवाब क्या होगा? रेड क्रॉस का गठन हेनरी ड्यूनांट ने किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए रेड क्रॉस एक संस्था है जो युद्ध में घायल लोगों और आकस्मिक दुर्घटना में लोगों की मदद करती है, ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय पूछा जाता है तो जेनेवा में है। बांग्लादेश किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ? चलिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है, एक भी प्रश्न फालतू नहीं है। तो बांग्लादेश किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ? 1971 में। निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? देखिए इस तरह के एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष सभी को पता है क्या है? तो ये वट वृक्ष है। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। सी ऑप्शन सही जवाब है। डॉक्टर सलीम अली एक जाने माने क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए डॉक्टर सलीम अली ये एक जाने माने पक्षी वैज्ञानिक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और डॉक्टर सलीम अली को भारत का वर्डमैन भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि भारत का वर्डमैन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रथम आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? तो 44 का राइट आंसर है। ये आईआईटी खड़गपुर है। चलिए आगे देखते हैं। 45 नंबर में है श्रमिक दिवस मनाया जाता है। श्रमिक दिवस यानी कि मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और पहली बार श्रमिक दिवस जो है ये 1886 में शिकागो में मनाया गया था। वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखिए वर्ष का सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो 21 जून को होता है। और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है। और इसे उत्तरी एवं दक्षिणी अयनांत भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय गीत है? देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। और जन गण मन जो है ये भारत का राष्ट्रीय गान है। खिलाड़ी राम मेहर का संबंध किस खेल से है? तो खिलाड़ी राम मेहर का संबंध जो है ये कबड्डी से है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। द हिंदू वुमन एट हाउस किसने लिखा है? तो देखिए ये मदन के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बुद्ध या कार्ल मार्क्स खाली स्थान द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा लिखा गया पुस्तक है। पुस्तक का नाम क्या है? बुद्ध या कार्ल मार्क्स, ध्यान रखना है। और ये भी पूछा जाता है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? तो APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है। और भी बताते हैं अरुंधति राय की एक पुस्तक है। पूछा जाता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, याद रखना है। यहाँ पे लिख देते हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। ये अरुंधति राय की पुस्तक है। और विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम।